बाइग्वानाइड। बाइग्वानाइड बच्चों, मेटफॉर्मिन की इंडिकेशंस मैं पूछूं तो क्या क्या बताओगे? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है किसका? टाइप 2 डायबिटीज़ का। फिर मैंने आपको बताया था पीसीओएस में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, बाइग्वानाइड की जो रिप्रेजेंटेटिव ड्रग है मेटफॉर्मिन। अच्छा जी, ये जस्ट दिस इज द ओनली बाइग्वानाइड दैट इज इंसुलिन सेंसिटाइजर, जो भी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। मेरे सेल्स को पता चलता है जी इंसुलिन आ गई है, मैंने अब काम करना है। अच्छा जी, अब ये क्या करेगी? सारे अभी जिस पॉइंट्स देखो, आगे जाके इसकी डिटेल पढ़ेंगे। बाइग्वानाइड, बाइग्वानाइड में हम पढ़ने जा रहे हैं जी मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन इज द ओनली बाइग्वानाइड दैट इज द इंसुलिन सेंसिटाइजर। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया, हमें यही तो चाहिए ना। टाइप 2 में यही था ना कि सबसे पहले रेजिस्टेंस थी। अच्छा, अब जी टाइप इट विल इंक्रीज द ग्लूकोज अपटेक। ठीक है, यही था भाई। डायबिटीज़ का रीज़न क्या था? मेरे पास ब्लड या प्लाज्मा है, मेरे ब्लड या प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया था, मेरा ग्लूकोज मेरे सेल्स के अंदर नहीं जा रहा था। ठीक है, इसी वजह से तो डायबिटीज़ हुई। मेरे पास मेरी जो मेटफॉर्मिन है ये इंसुलिन सेंसिटाइजर्स है, मेरे सेल्स को कहेगी भी इंसुलिन सेंस करवाएगी, मेरा ग्लूकोज अंदर जाएगा, ग्लूकोज अंदर जाके यूटिलाइज हो जाएगा, मेरे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये इंसुलिन सेंसिटाइजर है, ना कि स्क्रीटागोग, ना कि ये इंसुलिन को स्क्रीट करवाती है। क्लियर? ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। तो भाई अगर तो ये इंसुलिन को स्क्रीट करवाती तो हाइपर इंसुलिनीमिया के चांसेस हो जाने थे, लेकिन इससे तो नहीं ना होंगे। क्या ये चांस आपके पास पिछली ड्रग क्लास के साथ आ सकता था? सल्फोनाइल यूरियाज के साथ आ सकता था भाई। इसमें किसी किस्म का एंड द रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इज ऑल्सो लेस। क्लियर? एज कम्पेयर टू सल्फोनाइल यूरियाज। सल्फोनाइल यूरियाज से मेरे पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता था और साथ साथ हाइपर इंसुलिनीमिया के चांस भी था, लेकिन ये दोनों चांसेस मेरे पास मेरे इंसुलिन सेंसिटाइजर यानी मेटफॉर्मिन के साथ नहीं हैं। अब इसका मोड ऑफ एक्शन बेसिकली है क्या? जो ये जी मेरे पास इस किस्म के इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे। अब मोड ऑफ एक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं, हर स्टेप के साथ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जी मेन मोड ऑफ एक्शन जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है, लिखा है रिडक्शन ऑफ हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऐसे ही लिखा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। मेरा लीवर क्या कर रहा था? लीवर वाज सिंथेसाइजिंग ग्लूकोज, नए सिरे से ग्लूकोज बना रहा था, जिसको मैंने कहा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम कर देगी। अब ग्लूकोज नहीं बनेगी, ग्लूकोज तो मसला था ना, कम ग्लूकोज बनेगी। अच्छा भाई, एक्सेस ग्लूकोज होती तो मेरे पेशेंट ने टाइप 2 डायबिटीज़ के ऊपर चला जाना था, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना था। भाई अब मेरे जहन में आता है, ठीक है इसने ग्लूकोनियोजेनेसिस को रिड्यूस कर दिया, लेकिन आखिर किया कैसे? इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? इसके लिए आपको अगेन अपनी बायोकेमिस्ट्री को रिवाइज करना पड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री में आपने ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ा था। इसमें जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेप था, इसमें आपका पायरूवेट वाज कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सैलोएसीटेट। पायरूवेट वाज कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो रहा था। डेफिनेटली ये कन्वर्जन आपकी किसी न किसी एंजाइम की वजह से होगी। दैट एंजाइम वाज द पायरूवेट कार्बोक्सिलेज। पायरूवेट कार्बोक्सिलेज मेरे पास ये एंजाइम था जो मेरे ग्लूकोनियोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेप करवा रहा था, जिसके अंदर पायरूवेट वाज कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सैलोएसीटेट। अब ये मेटफॉर्मिन ने क्या किया? इसने इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर दिया। क्या अब ऑक्सैलोएसीटेट बनेगा? साइकिल क्या फर्दर आगे चलेगी? नहीं। अब लेवल मेरे पास मेरी बॉडी में किसका इंक्रीज हो गया? पायरूवेट का। अब ये भी भाई इसकी वजह से अब कोई आगे जाके एडवर्स इफेक्ट आने वाला है।
फिलहाल जी ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टॉप होगी, हमें ये चाहिए था। अच्छा जी, नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन लिखा है, इट आल्सो स्लोज द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर एंड इम्प्रूव्स पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। यानी कि मेरे पास ग्लूकोज अगर मेरे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती, वापस बॉडी में जाती, वापस ब्लड में जाती, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना था। दूसरी बात कि इसने क्या किया कि इस चीज़ को तो पहले स्टॉप करवा, स्लो डाउन कर दिया। दूसरा काम इसने क्या किया कि मेरी पेरीफेरी को कहा कि मेरे पेरीफेरल टिश्यूज़ को कहा, सेल्स को कहा कि भाई ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करो, ब्लड में ना रहने दो। तो दिस विल इम्प्रूव द पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए अगेन आपको अपना पुराना कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, जिसमें SGLT2 का जिक्र करेंगे, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 का जिक्र करेंगे, 1 का जिक्र करेंगे, और याद है हम लोगों ने ग्लूट्स पढ़े थे, और ग्लूट 4 का ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का जिक्र करेंगे। अच्छा जी, हाँ जी बच्चों, ग्लूकोज मेरी किडनीज से फिल्टर होती है, ठीक है, ओके। इसकी रीएब्जॉर्प्शन भी होगी, रीएब्जॉर्प्शन इसकी होगी मेरे, अब मैं बात करने जा रही हूँ ग्लूकोज की। मैंने कहा किडनीज से इसकी क्या हुई, फिल्ट्रेशन हुई। भाई फिल्ट्रेट आपका रीएब्जॉर्ब भी तो होता है ना, याद हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। अच्छा, रीएब्जॉर्ब हुआ। अब ये ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रही है, दैट इज़ बेसिकली इन दी रीएब्जॉर्प्शन इज फ्रॉम द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। मेरे पास रीएब्जॉर्प्शन करवाने के लिए मुझे एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत है। मेरा वो ट्रांसपोर्टर जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है दैट इज़ SGLT2। ये तो एक मैंने आपको ऐसे नॉर्मल मैकेनिज्म बताया कि ये काम हो रहा है, लेकिन मैंने पढ़ा था कि मेरे मेटफॉर्मिन ने इंटेस्टाइन से ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को, रीएब्जॉर्प्शन को कम करवा दिया। मेरे पास प्रॉक्सिमल में SGLT2 आ गया, मेरे पास मेरी इंटेस्टाइन में मौजूद है SGLT1, ठीक है। SGLT है क्या, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ठीक है जी। मेरी मेटफॉर्मिन ने क्या किया, SGLT1 के एक्सप्रेशन को मेरी इंटेस्टाइन में कम कर दिया, कम SGLT1 होंगे। मेरी मेटफॉर्मिन ने क्या किया, SGLT1 के एक्सप्रेशन को इंटेस्टाइन पे कम कर दिया, यानी कि मेरे हो सकता है जी, एक कॉमन सी बात याद रख लो, क्या किया, इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। सिर्फ आप ये याद रखो इसने क्या किया, इसने बेसिकली अब इनडायरेक्टली इनहिबिट करना है SGLT1 को, इसके एक्सप्रेशन को भी कम कर देना है, इसके काउंट को भी इधर कम कर देना है, लेकिन ज़्यादा एविडेंस जो मुझे मिल रहे हैं कि अभी इसको इनहिबिट कर लिया, जो इजी कॉन्सेप्ट है मेरे पास। अगर ये इनहिबिट हो गया, क्या वापस से मेरे ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन होगी जो कि जैसे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में हो रही थी? नहीं। मेरे पास बच्चों नॉर्मली ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन होती है मेरे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से, रीएब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइन से। मेरी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में देयर इज SGLT2, इंटेस्टाइन में SGLT1। मेरा मेटफॉर्मिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, मेरी इंटेस्टाइन में ये जो SGLT1 है, मेरी मेटफॉर्मिन ने इसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुई, ग्लूकोज वापस नहीं गया, ग्लूकोज का लेवल मेरे ब्लड के अंदर नहीं बढ़ा, ठीक है जी। अब जी एक बात याद रखना, अच्छा कोई आपके घर में मेटफॉर्मिन यूज़ कर रहा है? अच्छा, किसी का कोई पेशेंट जो मेटफॉर्मिन यूज़ कर रहा हो, कभी आपके पेशेंट को डायरिया हुआ है बच्चों? अच्छा मेरा, अच्छा नॉर्मली क्या होता है, अगर ग्लूकोज, डायरिया होता है मेटफॉर्मिन से। अच्छा अब देखो बच्चों, अगर मेरा पेशेंट मेटफॉर्मिन इस्तेमाल कर रहा है या वैसे भी अगर मेरी ग्लूकोज
जो है मेरी इंटेस्टाइन में आ जाती है। अब ग्लूकोज क्या करते हैं, इसके साथ साथ वाटर भी आ जाता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में आ गया। तो अब ये क्या करेगा, दिस हैज़ एबिलिटी टू कॉज दी सिवियर डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। इंटेस्टाइनल ट्रैक में मेरा ग्लूकोज आया, अलॉन्ग दी वाटर विद दी वाटर आ गया, अब जिसकी वजह से डायरिया भी होगा और डिहाइड्रेशन भी होगी। क्लियर? अच्छा जी, अब मैंने दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था, मेरी पेरिफेरल टिश्यू ग्लूकोज अपटेक बढ़ती है, यही पॉइंट डिस्कस किया था। अभी तक मुझे बताओ मोड ऑफ एक्शंस कौन कौन से हैं? मैंने अब आपको बताया कि मेरे मेटफॉर्मिन के मोड ऑफ एक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज इट विल रिड्यूस ग्लूकोनियोजेनेसिस। सेकंड मोड ऑफ एक्शन क्या है? इट विल ब्लॉक दी SGLT1 जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तीसरा क्या है, मैंने कहा पेरिफेरल टिश्यूज़ में ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन या अपटेक को बढ़ा देगा। ऐसे ही है, यानी कि जब मेरा सेल्स के अंदर ही ग्लूकोज चला गया तो ब्लड में तो नहीं ना रहेगा। अब भाई ये मोड ऑफ एक्शन क्या है? बेसिकली मेरे सेल्स के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था डिफरेंट ग्लूट्स हैं जो के ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर जाते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव दी ग्लूट 4। ये तो अब लोकेशंस के अकॉर्डिंगली आता है ना, हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा ग्लूट कहाँ पे प्रेजेंट है। चलो जी समझ लो आई हैव द ग्लूट 4, यहाँ ग्लूट है। अब जी ग्लूट क्या होगा, मेरे मेटफॉर्मिन ने क्या करवाया, ग्लूट मेरा साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट था, ये मूव कर जाएगा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, वहाँ जाके एक्टिव होगा और ग्लूकोज को सेल के अंदर ले आएगा। क्लियर? मसल्स में ले आएगा, एडिपोज टिश्यूज़ में ले आएगा। क्लियर? ग्लूकोज हो गई यूटिलाइज। अच्छा बच्चों, मेरे पास ग्लूट है, ग्लूट मेरे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, दैट इज प्रेजेंट इन दी साइटोसोल। मेटफॉर्मिन क्या, जैसे ही पेशेंट ने मेटफॉर्मिन ली, सिग्नल्स गए, ग्लूट अब साइटोसोल से निकलकर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आ गया। ग्लूट एक ट्रांसपोर्टर है, अब इसने क्या किया, ग्लूकोज को उठाया और साइटोसोल के अंदर सेल के अंदर ले आया। फॉर एग्जांपल कहाँ पर ले आया, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर ले आया, मसल्स में ले आया। क्लियर? अब क्या ग्लूकोज आपके ब्लड या प्लाज्मा में ज़्यादा अमाउंट में रहेगा? नहीं रहेगा। तो इस तरह इसने क्या ग्लूकोज को कंट्रोल किया, ग्लूकोज के लेवल को इसने कंट्रोल किया। अच्छा मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन साथ ही साथ क्या करेगी, वेट लॉस करवाएगी। इट विल कॉज द लॉस ऑफ एपिटाइट। भाई फिलहाल याद रखो मेटफॉर्मिन क्या करता है कि मेटफॉर्मिन वेट लॉस करवा देता है, लॉस ऑफ एपिटाइट करवा देता है। दिस इज़ द इनिशियल ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द टाइप 2 डायबिटीज़। हमेशा टाइप 2 डायबिटीज़ देखो पहले डायग्नोज हुई तो आपका सबसे पहले जो आपके डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं दैट इज़ दी मेटफॉर्मिन। शुरू में एक ही सिंगल ड्रग देते हैं, बाद में कम्बिनेशंस के ऊपर भी चले जाते हैं। 2 ओरल एजेंट्स का कम्बिनेशन भी आ सकता है, ओरल एजेंट का कम्बिनेशन इंसुलिन के साथ भी आ सकता है। ठीक है? अच्छा जी, भाई हो सकता है कि मेरा जो इंसुलिन के मेटफॉर्मिन क्या है, इंसुलिन सेंसिटाइज़र है, हो सकता है भी इसका कम्बिनेशन दे दें स्क्रीटागोग के साथ। स्क्रीटागोग सल्फोनाइल यूरियास पड़े ना, ठीक है, या फिर क्या करें कि मेटफॉर्मिन और इंसुलिन का कम्बिनेशन दे दें। ठीक है? अच्छा क्लियर? अच्छा हर केस में जब हम कम्बिनेशन में जाते हैं तब हम डोज एडजस्टमेंट भी करते हैं। अब जी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं एडवर्स इफेक्ट या साइड इफ़ेक्ट्स। सबसे पहले जी आ जाओ फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर। लिखा है मेटफॉर्मिन इज वेल एब्जॉर्ब्ड ऑरली, तभी तो ऑरली दे रहे हैं इसे। ठीक है? इट इज़ नॉट बाउंड टू सीरम प्रोटीन, तो ज़ाहिर है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग नहीं है, 6 घंटे का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। अच्छा इट इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड, याद है जब हम लोग मेटाबॉलिज्म लास्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, मैंने पूछे थे कौन सी ड्रग है जो एज सच बॉडी से एक्सक्रीट कर जाते हैं विदाउट मेटाबॉलिज्म,
आंसर हम लोगों ने पढ़ा था, दैट वाज दी मेटफॉर्मिन। अच्छा जी, आपके यूरिन में एक्सक्रीट होगी, तो रीनल जो इम्पेयरमेंट के पेशेंट है उसमें सोच समझ के एडजस्ट करके मेडिसिन देंगे ना, या उसमें देंगे नहीं, क्या करेंगे? अच्छा जी, अब जी आपके पास कौन कौन से स्ट्रेंथ्स मेटफॉर्मिन की मार्केट में अवेलेबल हैं? दैट इज़ दी, नोट डाउन कर लो, 500 मिलीग्राम, 850 मिलीग्राम एंड 1000, वेरी गुड, 1000 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ आपके पास अवेलेबल है। आपके पास इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स भी इसकी मार्केट में अवेलेबल हैं। अच्छा, इमीडिएट रिलीज़ फॉर एग्जांपल अक्सर देखा होगा ना, इमीडिएट रिलीज़ में 500 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम की मैं पेशेंट को डोज देती हूँ और उसको मैं बीडी में देती हूँ। 850 की डोज आती है तो हम वो नॉर्मली पेशेंट को ओडी में देते हैं। मेरे पास एक्सटेंडेड रिलीज़ भी बच्चों टैबलेट्स हैं, 500 से 1000 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आते हैं, जो पेशेंट को वंस डेली हम डिलीवर करते हैं ओडी। अच्छा, अनचेंज्ड ड्रग आपके पास आपकी किडनीज से एक्सक्रीट होती है। तो मेरे पास अगर पेशेंट आ गया रीनल एम्पेयरमेंट का, तो इस केस में क्या होगा कि मेटफॉर्मिन क्या मेरी बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाएगी? डेफिनेटली एक्यूमुलेट कर जाएगी। रीनल एक्सक्रीशन नहीं हो रही तो मेटफॉर्मिन मेरी बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाएगी, मेरी किडनीज एक्सक्रीट नहीं कर रही ड्रग को। अब जिसकी वजह से मेरा पेशेंट डिफरेंट डिजीज़ कंडीशंस की तरफ चला जाएगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपके मेटफॉर्मिन के एडवर्स इफेक्ट्स। अच्छा, देयर आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एडवर्स इफेक्ट्स आ गए, ठीक है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। मेटफॉर्मिन रीनल डिसफंक्शन के पेशेंट में क्या करेगी? दिस विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ द लैक्टिक एसिडोसिस। मैंने वर्ड बोला लैक्टिक एसिडोसिस, यानी कि एसिडिक कंडीशन की तरफ आपके पेशेंट को ले जाएगी। यहाँ पे भी बात समझने वाली क्या है, मैंने आपको बताया मेटफॉर्मिन विल इनहिबिट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस के फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था? पायरुवेट वाज कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सैलो एसीटेट। कौन सा एंजाइम इसको कन्वर्ट करवा रहा था? पायरुवेट कार्बोक्सिलेस एंजाइम। अच्छा जी, अब जी मेरे पास ये एंजाइम इनहिबिट हो गया, फर्दर साइकिल नहीं चली, ग्लूकोज नहीं बनी, पायरुवेट तो मौजूद है ना मेरी बॉडी के अंदर। अच्छा, अल्टीमेटली इसने मेरी बॉडी से एक्सक्रीट होना था। अब जी पायरुवेट के साथ हो क्या रहा है बॉडी में, जिसकी वजह से वैसे नॉर्मली एडवर्स इफेक्ट आते हैं। पायरुवेट मेरी बॉडी में अब इकट्ठा होना शुरू हो गया, एक्यूमुलेट करना शुरू हो गया। मेरे पास एंजाइम था लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। जब मेरी बॉडी को पायरुवेट मिला, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ने क्या किया? इस पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। अल्टीमेटली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट कर गया, क्या मेरा पेशेंट लैक्टिक एसिडोसिस की तरफ चला गया? ठीक है, एडवर्स इफेक्ट आ गया भी। अगर तो मेरे पास रीनल इम्पेयरमेंट का पेशेंट है, मेटफॉर्मिन तो बॉडी में रहेगी और ये काम होता रहेगा। क्यों? मेटफॉर्मिन ने तो पायरुवेट का लेवल बढ़ाते जाना है और भी लैक्टिक एसिड बढ़ते जाना है और एसिडोसिस की तरफ चलते जाना है। क्लियर? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर? अब जी स्लाइड में क्या मेंशन है? अगर आपके पास पेशेंट आए हार्ट फेलियर का, मायोकार्डियल इन्फाक्शन का, सेप्सिस का, या ऐसे डिसऑर्डर्स दैट कॉज द एक्यूट रीनल फेलियर, तो ऐसे पेशेंट में आप अपनी ड्रग को डिसकंटिन्यू कर दें। भाई क्यों डिसकंटिन्यू कर दें? क्योंकि ड्रग तो एक्सक्रीट ही किडनीज के थ्रू हो रही है। ड्रग्स एक्सक्रीट नहीं होगी तो एसिडोसिस की तरफ मेरा पेशेंट चला जाएगा। मैं अगर बात करूं हार्ट फेलियर की,
मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की। इसमें क्या होता है, मेरा हार्ट प्रॉपरली काम नहीं करता, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाता किडनीज़ की तरफ। जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाता, मेरी किडनी ओवरवर्क करती है, ठीक है, तो भाई इससे क्या होगा, रीनल फेलियर के चांसेस होंगे, ठीक है। रीनल फेलियर के चांसेस होंगे तो ऐसे पेशेंट को मैं मेटफॉर्मिन नहीं दूंगी, क्योंकि अब तो मेटफॉर्मिन ही एक्सक्रीट नहीं होगी। मेरे पास सेप्सिस, सेप्सिस क्या है, दैट इज़ रिएक्शन, एक्सट्रीम रिएक्शन टू दी इन्फेक्शन, एक्सट्रीम रिएक्शन टू दी इन्फेक्शन। सेप्सिस क्या है, एक्सट्रीम रिएक्शन टू इन्फेक्शन। अच्छा, एक्सट्रीम रिएक्शन, मेरे पास मेरी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल किडनीज़ का इन्फेक्शन हो गया, या अभी हम पैथो पढ़ेंगे ना उसमें भी देखेंगे, लोकल इन्फेक्शन था, वो मेरा जी सिस्टेमिक इन्फेक्शन बन गया, मेरे ऑर्गन्स फेलियर होने के चांसेस हैं, पेशेंट की डेथ के चांसेस हैं। बे इन्फेक्शन के अंदर किडनी के भी फेलियर, किडनी इम्पेयरमेंट के भी चांसेस हैं, तो ऐसे भी पेशेंट में हम लोग मेटफॉर्मिन को डिसकंटिन्यू कर देंगे। क्लियर। अगर आपके पास पेशेंट है दैट इज़ ऑफ एज अबव 80 ईयर्स, तो उसमें भी हार्ट प्रॉपरली काम नहीं ना करता, तो ऐसे भी पेशेंट में हम लोग कहेंगे जी आप मेटफॉर्मिन ना दें, उसमें वैसे भी रीनल इम्पेयरमेंट चल रही होती है। और साथ ही साथ एक पॉइंट समझने वाला है बच्चों, लास्ट पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्यों नहीं देंगे, और उसमें देखो विद द एज हार्ट भी प्रॉपर्ली काम नहीं करता, हार्ट फेलियर के भी चांसेस होते हैं ऐसे पेशेंट में, रीनल इम्पेयरमेंट के भी चांसेस होते हैं। अच्छा, एक पॉइंट जो यहाँ पर समझने वाला है, अल्कोहल अब्यूज़र्स के अंदर भी हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। बैठ जाओ, अल्कोहल अब्यूज़र्स के अंदर भी इसको इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा जी, अब जी इसमें क्या करता है, अल्कोहल अब्यूज़र्स में इस्तेमाल आखिर हम लोग क्यों नहीं करते। अल्कोहल भी बेसिकली क्या करती है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करवाती है, ठीक है, और पायरूवेट को फैसिलिटेट करती है, मोटिवेट करती है कि वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। क्लियर। तो भाई इस वजह से पायरूवेट मेटाबॉलिज्म को मूव करवाती है टूवर्ड्स दी लैक्टिक एसिड या लैक्टेट फॉर्मेशन, ठीक है। अक्सर आपको एक कॉमन क्वेश्चन मिलेगा इंटरनेट पे, कैन अ पेशेंट टेक मेटफॉर्मिन विद अल्कोहल? द आंसर विल बी नो। द आंसर इज नो बिकॉज अल्कोहल इनहिबिट्स द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट हुई, पायरूवेट का लेवल बढ़ गया, पायरूवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, आपका पेशेंट लैक्टिक एसिडोसिस की तरफ चला गया। अच्छा, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज, आपने किसी भी सूरत में मेटफॉर्मिन नहीं लेनी इन आईवी रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट इन द प्रोसीजर्स दैट आर रिक्वायरिंग दी आईवी रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट। ऐसे ना पेशेंट टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। अब जी इसमें क्या है, हम लोग जब रेडियो आइसोटोप्स पढ़ेंगे ना हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, तब ये रेडियोग्राफी और इसके कंट्रास्ट हम लोगों के पास, समझ लो एक डाई है जो बॉडी में इंजेक्ट करना है, वो जाके आपके बॉडी के कुछ पार्ट्स को कलर्ड कर देगा, जिससे आप उन पार्ट्स की अच्छे से स्टडी कर सकेंगे, ठीक है। अब बच्चों, जब हम लोग मेटफॉर्मिन को ऐसी कंडीशन में, ऐसे प्रोसीजर्स में देते हैं, मेरा पेशेंट प्रोसीजर करवाने गया, उसने मेटफॉर्मिन इनटेक कर ली, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि फैटल लैक्टिक, उससे भी लैक्टिक एसिडोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक आपको सिर्फ ये बताया कि टेम्परेरीली आपने डिसकंटिन्यू कर देना है मेटफॉर्मिन को अगर आप किसी रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट प्रोसीजर की तरफ मूव कर रहे हैं, करवाने जा रहे हैं। इसकी रीज़न अभी मैं दोबारा से डिस्कस करती हूँ। सेकेंडली बात हम जो कह रहे हैं ना, लैक्टिक एसिडोसिस बहुत ही कम है कि फैटल लैक्टिक एसिडोसिस हो। भाई आप प्रिकॉशंस यूज़ कर लें, अल्कोहल इंटेक नहीं करनी है। तीसरा एक एडवर्स इफेक्ट है लॉन्ग टर्म यूज़ में इंटरफेयर विद दी विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट पढ़ने वाले रह गए, एक आईवी रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट का और दूसरा इट विल इनहिबिट दी इंटरफेयर विद दी विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। अच्छा, ऐसे देखा है
मेटफॉर्मिन, अच्छा जो लोग अक्सर टाइप 2 डायबिटिक हैं मेटफॉर्मिन ले रहे हैं वो विटामिन न्यूरोबायोन भी लेते हैं, फोलिक एसिड भी लेते हैं। अभी ये क्वेश्चंस है, इससे भी डिफरेंट रीजनिंग निकलती है, ठीक है। अच्छा भाई मेरा पेशेंट रेडियोग्राफिक प्रोसीजर करवाने जा रहा है, ठीक है। अगर उसने प्रोसीजर, चलो जी उसने प्रोसीजर करवा लिया, अपने टेस्ट के 48 आवर्स तक उसने मेटफॉर्मिन नहीं लेनी। अब उसने मेटफॉर्मिन क्यों नहीं लेनी? दिस विल लीड योर पेशेंट टूवर्ड्स द लैक्टिक एसिडोसिस। रेडियोग्राफिक जो प्रोसीजर्स हैं स्टार्ट में क्या करते हैं, इनिशियली दे इंक्रीज द रीनल ब्लड फ्लो, अच्छा बाद में दे विल डिक्रीज द रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है। किडनी के फंक्शन को बाद में डिप्रेस कर देते हैं, GFR को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कम कर देते हैं, और मेटफॉर्मिन तो एक्सक्रीट ही किडनीज के थ्रू हो रही है। तो भाई जब आपने IV रेडियोग्राफिकल प्रोसीजर करवाया उसके 48 आवर्स तक, उसके बाद 48 आवर्स तक आप लोग मेटफॉर्मिन नहीं लेंगे। क्लियर? ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाओ जी, मैंने कहा दिस विल क्या करेगी ये विटामिन B12 के साथ इसके एब्जॉर्प्शन को कम करवा देगी। अच्छा जी, मेरे पास बेसिकली अब सबसे पहले अगेन फिजियोलॉजी की तरफ आ जाओ। मेरे पास है विटामिन B12, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा विटामिन B12 है, ठीक है। मेरे पास मेरे जो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स हैं, पैराइटल सेल्स पढ़े थे ना एनाटॉमी में, इतनी प्यारी शक्लें ना बनाओ, ठीक है। हमने गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स पढ़े थे। मेरे गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ कराते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या हैं, पैथोलॉजी में पढ़ेंगे डिटेल में, सारे फिजियो में भी वैसे आपने पढ़े हैं, ठीक है। मेरे पास मेरे गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स जी रिलीज़ करवा रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन। मेरी वो ग्लाइकोप्रोटीन या इंट्रिंसिक फैक्टर ने अब क्या करना है, जाकर बाइंड करना है और कॉम्प्लेक्स बनाना है विटामिन B12 के साथ, ठीक है। इसने कॉम्प्लेक्स बनाना है विटामिन B12 के साथ। अब मेरे पास कॉम्प्लेक्स बन गया विटामिन B12 का और इंट्रिंसिक फैक्टर का। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब जी मेरे पास इलियम पे रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। मेरे गैस्ट्रिक पैराइटल सेल ने इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ किया, वो जाकर बाइंड कर गया विटामिन B12 के साथ, जिसके नतीजे में मेरे पास कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस कॉम्प्लेक्स ने जी रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड करना है, वो रिसेप्टर इसको मिलेगा इलियम पे, और उस रिसेप्टर का नाम है क्यूबैम, CUBAM, क्यूबैम रिसेप्टर। मेरे पास जब मेरा ये फैक्टर क्यूबैम रिसेप्टर पर जाकर बाइंड किया, अब आगे जाके जी इस मेरे कॉम्प्लेक्स की एंडोसाइटोसिस हो जाएगी, एंडोसाइटोसिस हो जाएगी। अब ये जो एंडोसाइटोसिस होगी दिस विल बी कैल्शियम डिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस। अब मेरे मेटफॉर्मिन ने करना क्या है, यहाँ तक क्लियर है सबको? सबसे पहले इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से रिलीज हुआ? गैस्ट्रिक पैराइटल सेल, वो किसके साथ जाके बाइंड कर गया? B12 के साथ। कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स ने जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है। रिसेप्टर इलियम पे है, दैट इज़ अ क्यूबैम रिसेप्टर, दैट इज़ बेसिकली इन दी टर्मिनल इलियम, उसके साथ इसने बाइंड कर दिया। अब जी मेटफॉर्मिन ने क्या करना है, मेटफॉर्मिन मेरे इस फैक्टर को इस रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होने देगी। एब्जॉर्प्शन हुई विटामिन B12 की? नहीं होगी। क्लियर? हाँ। अब जी कमिंग टूवर्ड्स द यूजेस ऑफ मेटफॉर्मिन, पहले से पढ़ चुके हो आप लोग। इन दी टाइप 2 डायबिटीज़, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, दैट इज़ इन दी PCOS। अच्छा, PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ये उसको कम करेगी, ओव्यूलेशन को बढ़ा देगी, प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा देगी,
वेट लॉस करती है मेटफॉर्मिन, करती है। तो प्रेगनेंसी अक्सर इस वजह से भी नहीं ना हो रही होती कि वेट गेन हो गया है, पीसीओएस है, इसको कर देगी। सर्कुलेटिंग एंड्रोजेंस के लेवल को कम कर देगी। क्या एक और पॉइंट मैंने बताया है, सर्कुलेटिंग एंड्रोजेंस के लेवल को कम कर देगी। और फिर प्रेगनेंसी में भी तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, तो उसमें भी जो हम ड्रग यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ मेटफॉर्मिन। क्लियर? ओके।